मेरा नाम नीलोफर है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि मेरा काम और मेरी रोजी रोटी का जरिया मुर्दों को गुस्ल देना था। ये सबसे अजीब नौकरी है जो कोई भी औरत कर सकती है, और ये सब मुझे कैसे मिला, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। कोई भी ये काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करता। मेरी दादी परदादी के ज़माने से हमारा ख़ानदान ये काम करता आया था। अब मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं इकलौती बेटी थी। इसी वजह से अम्मा ने मुझे छोटी सी उम्र में ही ये काम सिखा दिया था, ताकि मुझे ये हुनर कहीं भूल न जाए। मेरी अम्मा भी मुर्दों को ही गुस्ल दिया करती थीं। अम्मा की वफ़ात के बाद ये काम मेरे ज़िम्मे आ गया था। अब हमारे घर जो भी आता वो मुझे ही लेकर जाता था, क्योंकि घर में बाकी सब मर्द थे, तो मैं औरतों को गुस्ल देने के लिए अक्सर अकेली जाया करती थी। ऐसे में लोग ये पसंद न करते कि मेरे साथ कोई मर्द हो। वैसे भी ऐसे मौक़ों पर कहीं पूछगछ करे। गांव में सब लोग एक दूसरे की जान पहचान रखते थे, इसीलिए मैं बिला झिझक कहीं भी आ जाया करती थी। लेकिन आज जबकि मेरे घर में कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी और रात का वक्त था। मेरे अब्बा और भाइयों ने कहा था कि वो ज़मीन के किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, सो मुझे घर पर ही रहना होगा। अगर कोई दस्तक दे तो मैं दरवाज़ा ना खोलूं। लेकिन अब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया जा रहा था। मैं बड़ी परेशान हुई। बाहर आकर देखा तो एक आदमी खड़ा था। मैंने दरवाजे की ओर से देख लिया था, मगर वो आदमी बहुत ख़तरनाक अंदाज में खड़ा दरवाज़ा पीट रहा था। लगता था कि वो बहुत जल्दी में है। मैंने अंदर से ही आवाज़ देकर पूछा, कौन हो? दरवाज़ा इस तरह क्यों बजा रहे हो? खुदा के लिए हमारे घर चलो। मेरी एक चचाजाद बहन की वफ़ात हो गई है। उसे अभी और इसी वक्त नहलाकर दफन करना है। अगर तुम नहीं आओगी तो हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा। उसकी मौत पर अगर उसके भाइयों को खबर तो वो उसे ज़िंदा जला डालेंगे, उसे दफन होने का भी हक नहीं देंगे। ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी, मगर फिर भी मुझे इस शख्स की बात अजीब लग रही थी। मैंने इसे साफ इनकार कर दिया कि मैं रात के इस पहर मुर्दे को गुस्ल देने कहीं नहीं जाऊंगी। तब वो मुझे वास्ते मिन्नतें देने लगा, खुदा के लिए मान जाओ, वो मेरी चचाजाद बहन है। अभी तक अगर उसकी लाश दफन ना हुई तो उसके भाई उस बेचारी को मरने के बाद भी माफ़ नहीं करेंगे। और तुम मुझसे जितने चाहे रुपए ले लेना। कहोगी तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे दूंगा। 50,000 रुपये की बात सुनकर मेरे तो जैसे आंखें जगमगा उठी थीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक मुर्दे को गुस्ल देने का मुझे कोई 50,000 भी दे सकता है, क्योंकि अमूमन लोग 200-300 में ही तनख्वाह दिया करते थे। अगर कोई बहुत अमीर होता तो वो 1,000 दे दिया करता। लेकिन इस लड़के ने मुझसे सीधा 50,000 की बात की थी, जिसने मुझे हैरत में डाल दिया था। मैं फ़ौरन ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वो लड़का छोटा सा था, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 17-18 साल का होगा। उसे देखकर मैं समझ गई कि वो इस वक्त तकलीफ़ में है। मैंने उससे पैसे तो नहीं लेना थे, मगर इतने ज़्यादा पैसों को देखकर मुझे इस लड़की की इमारत का अंदाज़ा हो गया था। मैं उसके साथ उसके घर चल पड़ी। मुझे बड़ी हैरत हुई जब वो जाकर मलकों के बड़े से बंगले के आगे रुका था। कमाल है, मलकों के घर में जनाजा हुआ और अभी तक किसी को पता नहीं। मैं सोचने लगी। तब मुझसे वो लड़का कहने लगा, बीबी तुमको खुदा का वास्ता, तुम जो भी देखो बस खामोश रहना। वो मेरी चचाजाद बहन है, उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग उसके बारे में बातें करें। तुम बस गुस्ल देना और बाहर आ जाना। किसी ने कुछ पूछा भी तो तुम कुछ मत बताना, क्योंकि मेरी चचाजाद बहन के बारे में लोगों ने अजीबोगरीब बातें मशहूर कर रखी थीं। वो क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। तुम इन बातों को अभी जानने की कोशिश मत करो, खुदा के लिए जाओ और इन बातों को अभी जानने की कोशिश मत करो, खुदा के लिए जाओ और उस लड़की को रुसवा होने से बचा लो। बहरहाल इस लड़के ने कुछ इस तरह से बात की कि मैं भी मजबूर हो गई। मैं उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में वो मेरा इंटरव्यू लेने लगा। देखो, तुम किसी को ये बात मत बताना कि तुम्हें गुस्ल के लिए मैं लेने आया था। सबसे यही कहना कि तुम्हें इस जनाजे की इत्तला मिली है, सो तुम अज़राए इंसानियत यहाँ आई हो। मैंने कहा, ठीक है, तुमने मुझे बहुत सारी रकम दी है, तुम जो कहोगी मैं वही बात करूँगी। यूँ करते करते हम उस घर तक पहुँच गए। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ घराना लग रहा था। यहाँ की औरतों के कपड़े, ज़ेवर और बाकी चीज़ें बता रही थीं कि ये लोग काफ़ी अमीर हैं, इसीलिए लड़के ने मुझे अच्छी खासी मोटी रकम दी थी। मुझे देखते ही वो लड़का जो कि मेरे पास आया था कहने लगा, अम्मा जी ये गुस्ल देने वाली है, इसे ले जाएं
बाद में कोई नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे एक बड़ी औरत के हवाले कर दिया। वो औरत मुझे गुस्ल खाने की तरफ ले गई। गुस्ल खाना क्या था? एक घाट सा बना हुआ था जहाँ मैयत को रखा गया था। मैयत को देखते ही मेरी तो रूह कांप गई। ये एक जवान औरत की मैयत थी जिससे मरे हुए शायद अभी 1 घंटा ही हुआ था। मैंने बाकी औरतों को बाहर भेज दिया था क्योंकि लड़के ने हिदायत यही की थी कि मैं गुस्ल अकेले में ही दूँ और सब औरतों से यही बात कहूँ कि तुम लोग बाहर चले जाओ, ये गुस्ल देने के तकाजे हैं। थोड़ी देर बाद सब औरतें बाहर चली गईं। मैंने मुर्दे को पाक करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये तकरीबन उबलता हुआ पानी था। अमूमन मुर्दों को गर्म या ठंडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जैसे ही मैंने मुर्दे पर गर्म पानी डाला वो औरत उछल पड़ी। मैं तो ये देखकर हक्का बक्का रह गई थी। मुर्दे का जाग जाना या हरकत करना इंसान के लिए सबसे ज़्यादा खौफजदा होता है। उसके हरकत करने को मैंने वहम समझा, मगर दूसरी बार उस पर पानी डाला तो ऐसे लगा जैसे उसने हल्की सी चीख मारी हो। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वो औरत जाग रही थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई। आराम से करो खुदा के लिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं उसको जिंदा देखकर हक्का बक्का रह गई। मैंने डरते डरते पूछा, ये मेरा वहम है, तुम जाग रही हो या फिर जिंदा हो? मेरी बात सुनते ही वो रोने लगी। मैं जिंदा हूँ, मगर तुम ये बात किसी को मत बताना। इन सबको यही कहना कि मैं मर गई हूँ। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। मैंने उसके आंसू पूंछे और उसे गुस्ल देना बंद कर दिया। मैंने उसके कान में सरगोशी की और कहा, तुम क्यों बिला वजह कब्र में जा रही हो? तुम जवान लड़की हो, उठो और इन सबको बता दो कि तुम जिंदा हो। मेरी बात सुनते ही उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, अगर इन लोगों को मालूम हो गया कि मैं जिंदा हूँ तो मुसीबत आ जाएगी। बस तुम्हें गुस्ल के लिए बुलाया है, तुम बाहर जाकर इनसे कह दो कि मेरा गुस्ल हो गया है, और हाँ, मेरी इस बात को अमानत रखना। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुई थी। मेरा दिल खट्टा हो गया था। खुदा जाने इस औरत को ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि ये मुर्दा बनकर लेटी हुई थी। मैंने अपना सामान उठाया और बाहर आ गई। मेरे चेहरे पर उदासी और पशमर्दगी थी। जी, गुस्ल हो गया है। मैंने उस बड़ी औरत से कहा, ठीक है बेटी, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर उस औरत ने मुझे दूसरी तरफ जाने का कहा। मैंने ये भी न बोला कि मुझे पहले ही 50,000 रुपये मिल चुके हैं। अगर उन्हें ये सब बता देती तो जाहिर है उनको शक हो जाना था। मैंने उनसे भी 500 रुपये लिए और वहाँ से निकल गई थी। ये भरा पड़ा घर था जहाँ पर औरतें घूम फिर रही थीं। यूँ कह लें कि सब ने भड़कीले कपड़े पहन रखे थे, जैसे किसी की शादी हो रही हो। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। अगर यहाँ पर कोई फौतगी हुई भी थी तो फिर इन सब ने इतने चमकीले कपड़े क्यों पहन रखे थे? शायद वो लड़का मुझे हो। उसने मुझे कहा था कि मैं किसी को इस बारे में ना बताऊं कि मुर्दे को मैंने गुस्ल दिया है और क्यों दिया है। लड़का मुझे चुपचाप मेरे घर छोड़ आया, मगर मेरे दिल और दिमाग में वही बातें, वही मंजरनामा घूम रहा था। मैंने सोच लिया कि मैं इस राज को राज नहीं रहने दूंगी, मैं इसे जान कर ही रहूंगी। लड़के ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि मैं किसी को भी ये बात मत बताऊं, मगर जैसे ही मैं अपने घर पहुंची मेरा दिल बेचैन होने लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर सारा वाकया पुलिस को बता दूं कि ये लोग एक जिंदा लड़की को दफन कर रहे हैं, मगर फिर सोचा कहीं उस लड़की के लिए कोई मुसीबत पैदा ना हो जाए। मैंने सोचा कि जैसे ही ये लोग उसे दफना कर अपने अपने घर चले जाएंगे, मैं इसे कब्र खोद कर निकालने के लिए आ जाऊंगी। अगर ये लोग इसे जिंदा दफन ही कर रहे हैं तो फिर और कुछ नहीं कर पाएंगे, इसे मार नहीं सकेंगे। ये सोचकर मैं मुतमईन हो गई। अब वो लड़का जैसे ही पीछे मुड़ा, मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी थी। मैंने देखा वो फौरन अपने घर गया था। मैं एक दरख्त की ओट में छुपकर सारा मंजर देखने लगी थी। मैंने सोच रखा था कि मैं इस लड़की को कब्र से ज़रूर निकालूंगी। रात के 8 बज चुके थे। मुझे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि मेरे अब्बा और भाई घर आने वाले थे और मैं घर से बाहर उन्हें बगैर इत्तला दिए वहाँ पर पहुँच गई थी। मैं उस लड़की की मदद करना चाहती थी। मेरा दिल और मेरी नीयत साफ थी, लेकिन अच्छे दिल और अच्छी नीयत को कौन देखता है। इसके बाद जो मेरे साथ वाक़या हुआ वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कभी किसी की मदद करने का नहीं सोचेंगे। हुआ यूँ कि उन लोगों ने जनाजा दफना दिया। सब लोग बड़ी उजलत में वापस चले गए थे। अब मैंने सोचा कि मैं इस लड़की को फ़ौरन से कब्र से निकाल लूँगी और अपने घर ले जाऊँगी। घर ले जाकर अपने अब्बा और भाइयों को बताऊँगी कि मैंने कितना बड़ा कारनामा किया है। उन लोगों के जाने के फ़ौरन बाद
मैं तरफ की ओर से निकले। ये रात के तकरीबन 9:30 बजे का वक्त था। मैंने देखा आसपास कोई नहीं था। मैंने खुद को हल्के से घूंघट में ढांपा और आगे बढ़कर उस कब्र से मिट्टी हटाने लगी। जैसे ही मैंने 2-3 हाथ मारे थे, किसी ने मुझे गर्दन से दबोच लिया। या खुदाया, मेरी तो जैसे कदमों तले से जमीन ही खिसक गई थी। मैंने सोचा नहीं था कि रात के इस पहर भी मुझे कोई देख रहा होगा। मैंने उस शख्स को पीछे मुड़कर देखा नहीं, सिर्फ उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। अच्छा तो तू है वो बदमाश, बदबख्त, जो हमारे घर में नकब लगाए बैठी है। उस आदमी की आवाज़ आई थी। कौन है तू, सच बता दे, और क्यों आई है? क्यों हमारी लड़की की कब्र खोद कर उसे निकालना चाहती है? वो आदमी मुसलसल गिरज रहा था। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे थे। समझ न आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, लोगों से क्या बात कहूं। मैंने तो उस लड़के से सिर्फ ये सुना था कि मैंने 50,000 रुपए की रकम भी ले रखी थी। अब मैं कैसे ये सब बता सकती थी? मुझे बालों से पकड़ने वाला आदमी था। मैंने उसकी मिन्नत की कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमको सारी बात बताती हूँ। उसने मुझे बालों से छोड़ दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बड़े ही कद-बुत वाला खतरनाक किस्म का आदमी मालूम हो रहा था। मैंने उसे देखा तो मैं बहुत हैरान हुई। पहली बार इस शख्स को देख रही थी। सच बताओ लड़की, तुम यहाँ क्या करने आई थी? उस आदमी ने दोबारा पूछा। तो मैंने उसे साफ साफ बता दिया। देखो, मैंने इस मुर्दे को गुस्ल दिया है। गुस्ल के दौरान मुझे महसूस हुआ जैसे ये लड़की जिंदा है, इसे ज़बरदस्ती दफनाया जा रहा है। इसीलिए मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ये लड़की सख्ते में ना हो और तुम लोगों ने गलती से इसे मैयत समझकर दफनाने का सोच लिया हो। सो मैंने तुम लोगों को बताने की बजाय सोचा था कि मैं कब्र खोद कर खुद ही देख लूंगी कि ऐसा है या नहीं। वहाँ राखी पर सदके जाऊं। वो आदमी हंसकर बोला, मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हें तुम्हारे घर से लाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा ही तायाजाद भाई फराज है। क्या ये बात सच है? उसने गिरज कर पूछा। मैं खामोश हो गई थी। अब मैं उसे क्या कहती? मैं तो कसम देकर फराज से कह चुकी थी कि मैं तुम्हारा नाम किसी के सामने नहीं लूंगी। नहीं जी, मैं तो अजराए इंसानियत आई थी। ये कहकर मैंने रोना शुरू कर दिया। अब तो देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। ये कहकर उस आदमी ने एक आवाज़ दी और पीछे से 3 लोग और निकल आए। उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ा। उसने मुझे हाथों से बांध दिया। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था, मगर ये लोग रहम करने के मूड में नहीं थे। अब एक आदमी कब्र से मिट्टी हटाने लगा। मेरे सामने ही कब्र को खोदा जाने लगा। मैं उनसे पूछने लगी कि ये सब क्या कर रहे हो? बोले कि हम तुम्हारा ही शौक पूरा कर देते हैं। तुमको मुर्दे की मदद करने का शौक था ना, तुम उसे बाहर निकालना चाहती थी। मदद करने का शौक था ना, तुम उसे बाहर निकालना चाहती थी। हम ही देख लेते हैं कि ये बात सच है या नहीं। इसने सब कुछ हटा दिया था। अब सिर्फ वो सिल्लें रह गई थीं जो कब्र के ऊपर दी गई थीं। अगले ही लम्हे वो सिल्लें भी हटा दी गई थीं। अब कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। उस आदमी ने मुझे एक छोटी सी ट्यूब नुमा कोई चीज़ देते हुए कहा था, उतरो कब्र में और ये मुर्दे की नाक के आगे रखो। ये कहकर उस शख्स ने जब मुझे वो ट्यूब सी दी तो मैं हैरान हो गई थी। वो बहुत ही अजीब सी थी, मगर उन लोगों की वजह से मैं मजबूर थी, हिल भी नहीं सकती थी। मैं फौरन कब्र में उतर गई और मुर्दे की नाक के आगे मैंने वही ट्यूब रखी। अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे कि मुर्दे ने जबरदस्त छींक मारी और वो लड़की उठकर बैठ गई। हाँ सामना, तूने हमसे धोखा किया क्या? हम तो तुझे मुर्दा समझ बैठे थे। उनमें से एक शख्स ने बोला। मुर्दे की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मुझे मुर्दे चले जाओ, मुझे यहीं दवा होने दो। वो लड़की रोने लगी थी। ऐसा कैसे हम करने दें तुझे? तूने हम सबको धोखा दिया है, तुझे इस सब की सज़ा तो मिलेगी। तू मरी नहीं, तूने मरने का नाटक किया। एक लड़का गुस्से से बोला था। मैंने नाटक नहीं किया, मैं सचमुच इस दुनिया से जाना चाहती हूँ, नहीं रहना चाहती तुम लोगों के साथ। वो लड़की चीखने लगी। चलो, इसका तो फैसला घर जाकर ही होगा। फिलहाल ये चादर ओढ़ो जो मैंने तुम्हें दी है और घर चलो। ये कहकर उस आदमी ने एक चादर कब्र में फेंक दी थी। मैं हैरान थी कि ये सब हो क्या रहा है। मेरा तो दिल चाहता था मैं वहाँ से भाग जाऊँ, मगर इन लोगों ने मुझे भी हथकड़ी लगा रखी थी। और तुम, उस शख्स ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम तो हमें अभी पूरी पूरी बात बताओगी, वरना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये कहकर इन लोगों ने मुझे भी घसीटना शुरू कर दिया।
मुझे भी उस लड़की के साथ घर में ले गए थे, जहाँ हमारे जाते ही कोहराम मच गया। सब औरतों को पता चल गया कि मैयत फिर से जिंदा हो गई है, बल्कि वो शुरू से मरी ही नहीं थी, उसने तो मरने का नाटक किया था। ये देखकर सब औरतें उस कमरे में आ गईं, जबकि मुझे इन लोगों ने मुसलसल बांधे रखा था। मैं रो रो कर नींद पागल हो चुकी थी। तभी मैंने सोचा कि मैं इन सब लोगों को वो हकीकत बता दूं जो मुझे उस फराज ने छुपाने को कही थी, क्योंकि उसी के खानदान ने मुझे गिरफ्तार करके मुझसे मुख्तलिफ बातें शुरू कर दी थीं, और अगर मैं इन्हें नाम भी बताती तो उस 50,000 रुपये का क्या करती। ये लोग तो मेरी जान की दुश्मनी पर उतर आए थे। मैंने वो बात सारी की सारी उस बड़े शख्स को बता दी थी जिसने मुझे पकड़कर यहाँ लाया था। मैंने कहा, मेरा और कोई कसूर नहीं है, न ही मैं तुम्हारी इस लड़की को जानती हूँ। मुझे वो लड़का लेने आया था, उसने मुझे 50,000 रुपये दिए तो मैं लालच में आ गई। फिर जब मैंने गर्म पानी डाला तो वो तड़पने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो तो जिंदा है, मगर कि मैं ये बात यहाँ किसी से मत करूँ, वरना उसके लिए मुसीबत आ जाएगी। सोचा कि वो मुश्किल में होगी, तभी मैं इसकी मदद करने के लिए कब्र तक आ गई थी। मगर खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे अब्बा और भाई बहुत नाराज़ होंगे अगर मैं घर नहीं गई तो। इन लोगों ने मुझ पर एतबार किया है, मैं तो यहाँ गुस्ल खाने का कहकर उनको टाल दूंगी, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। वो कहेंगे गुस्ल में इतनी देर नहीं लगती। वो मुझे सब आंखें दिखाने लगे, बोले कि मैं उनको हकीकत बता दूं, मगर मैं क्या ही हकीकत बताती। फिर मैंने मिन्नत समाजत की तो ये लोग मुझे रिहा करने पर आमादा हो गए। बोले कि अब तुम घर चली जाओ, मगर हाँ, ये बात कहीं और मत करना, ऐसा न हो कि गांव में हम लोग बदनाम हो जाएं। मैंने कहा, बेफिक्र रहें, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। इन लोगों की कैद से रिहाई के बाद जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, पूरे घर में एक बार फिर शोर पड़ गया था। किसी ने मुझे कहा कि रुक जाओ, तुम्हारी ज़रूरत फिर पड़ गई है। मैं हैरान हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर में 2 जनाजे, वो भी एक वक्त में हो जाएं। ये क्या तमाशा चल रहा था। मैं रुक गई, मगर मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई थी कि इस बार भी जनाजा किसी और का नहीं, उसी लड़की का था, और वो सचमुच मर गई थी। मुझे बताया गया कि मैं जाकर उसे गुस्ल दे दूं। मैं जैसे ही उस लड़की के करीब पहुंची, मैंने देखा उसके होंठ नीले पड़ रहे थे और वो अपनी जान तकरीबन दे चुकी थी। आसपास की औरतें मुंह बनाए खड़ी थीं। मुझे उनकी संगदिली पर हैरत भी हो रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गई थी। अब तो मुझे अपना आप ही बदकिस्मत लगने लगा था जो मैं इस घर में आ गई। बहरहाल मैंने एक बार फिर उस मुर्दे को गुस्ल दिया। अब मेरी आंखों से आंसू जारी थे, क्योंकि मैं इसे 2 बार गुस्ल दे चुकी थी, मगर ये मुझे बहुत मशकूक और अजीब से लोग लग रहे थे। मुझे गुस्ल देने के बाद याद आया कि घर भी तो जाना था, काफ़ी देर हो गई है। वही लड़के के मुझे छोड़ने आया था, गमगीन सा था, रो रो कर पागल हो रहा था। बोला कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी। बोला कि मैं तुम्हें लाया था, तुम मेरी अमानत हो, मुझे तुम्हें घर भी पहुँचाना है। ये कहकर उसने मुझे मुतमईन कर दिया। अब वो मुझे छोड़ने मेरे घर तक आने लगा। रास्ते में उसने जो बात मुझे बताई, मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी इस कदर जालिम भी हो सकती है और मुआशरा इस कदर खुदगर्ज भी हो सकता है। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंची तो उसने मुझे बताया कि ये लड़की जिसने मरने का नाटक किया था, दरअसल उसकी पुरानी मंगेतर है, मगर अब मंगनी टूट चुकी है। सो ये लोग उसकी शादी फराज से नहीं करना चाहते थे, बल्कि किसी और से उसको ब्याहने का सोच रहे थे। मगर लड़की ने ऐन निकाह वाले दिन घर वालों को धोखा दे दिया। फराज के कहने पर इसने मरने का नाटक किया अपने से ली। इन लोगों को लगा कि लड़की ने दुख में आकर खुदकुशी कर ली है, तभी ये लोग इस बात को भूल भाल गए, फराज से भी दुश्मनी को ख़त्म कर दिया और उसको दफनाने की तैयारी करने लगे। अगरचे सभी गमगीन हुए थे, मगर भाइयों को कोई गम नहीं था। फराज का और उस लड़की का यही मंसूबा था कि वो बाद में कब्र से उसे निकाल देगा और ये लोग एक नई दुनिया बसाएंगे। मगर ऐसा कुछ होने से पहले ही लड़की के भाइयों को शक हो गया। इन्होंने मुझे भी देख लिया और इनका शक यकीन में बदल गया। यहाँ तक कि ये लोग उस लड़की को उठाकर घर ले गए और उसकी जबरदस्ती शादी करने लगे। इनको अब भी इबरत नहीं आई थी। लड़की ने दिल बर्दाश्त होकर दोबारा जहर का प्याला पी लिया था। अब की बार उसने असली में जहर पिया था, सो मिनटों में ही उसकी जान चली गई।
और अब ये लोग उसकी असली मैयत दफनाने के लिए आए हैं। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोना आया। मैं सोचने लगी कि लोग क्या इतने भी खुदगर्ज और अनापरस्त दूसरे की जान ही ले लें। खुदा ऐसे बहन भाइयों और ऐसे रिश्तेदारों से सभी को बचाए। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।